नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में शुक्र के मंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित विचारों के बारे में बताऊंगी। शुक्र ने न केवल राजा के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं, राजा की योग्यता, उसकी कार्यशैली और उसके गुणों के बारे में भी शुक्र ने विस्तार पूर्वक अपने विचार दिए हैं, जिसके बारे में मैंने गत व्याख्यान में बताया भी है आपको। उसी तरह से मंत्री के बारे में भी विस्तृत चर्चा करते हैं शुक्र, और उसमें उन्होंने बताया है कि कितनी मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, मंत्रियों की क्यों आवश्यकता है, उनके कौन से गुण होने चाहिए, मंत्रणा के बारे में, और राजा और मंत्रियों के आपस में संबंध और विभिन्न विभागों की व्यवस्था, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक शुक्र ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। शुक्र ने मंत्री को राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित किया है और राजा के लिए सहायों, मंत्रियों आदि की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायों के बड़ी कठिनाई से कर पाता है। ऐसी स्थिति में अति महान कार्य राज्य की व्यवस्था का संचालन बिना सहायों के कर पाना अति दुष्कर होगा। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र कहता है कि युवराज राजा की वाम भुजा होता है और मंत्रियों का समूह राजा के नेत्र तथा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु, आँख और कान से हीन होता है। मंत्रियों की संख्या के बारे में भी शुक्र ने बताया है, और जैसा कि हिंदू पॉलिटी के लेखक जायसवाल ने लिखा, जब शुक्र नीति लिखी गई थी तब मंत्रियों की संख्या लगभग 8 निश्चित हो गई थी और शुक्र के अनुसार भी राजा के 8 मंत्री होने चाहिए। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्रांग विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बतलाया गया है। शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है तथा 8 मंत्रियों और पुरोहितों के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी दूत की कल्पना भी की गई है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी है, अर्थात 8 मंत्री, 1 पुरोहित और 1 दूत। तो कार्य और अकार्य का प्रतिज्ञाता जो हो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। राजा के समस्त कार्यों का जो दृष्टा हो उसे प्रधान कहते हैं। जो सेना का ज्ञाता हो उसे सचिव कहते हैं। जो नीति में कुशल हो उसे मंत्री कहते हैं। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो उसे पंडित कहते हैं। जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्रांग विभाग कहते हैं। देश काल के ज्ञाता को अमात्य और जो आय व्यय का ज्ञाता हो उसे सुमंत्र कहते हैं। तो शुक्र ने सभी मंत्रियों के या पदों के नाम निर्धारित किए हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। जैसे शुक्र ने इन 8 अधिकारियों को ही मंत्री अथवा मंत्रिमंडल के सदस्य कहा है। इन 8 प्रमुख अधिकारियों से मिलकर एक प्रकार से मंत्री परिषद बनती है। पुरोहित इन 8 अधिकारियों से पृथक और सर्वश्रेष्ठ होता है तथा दूत भी इन 8 के बाद आता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र ने इन 8 विशेष अधिकारियों के नाम, उनके विशेष लक्षण तथा कार्य बतलाए हैं। इस प्रकार शुक्र ने आधुनिक समय में प्रचलित विभागीय व्यवस्था का विधान किया है। शुक्र नीति के गहन विवेचनात्मक अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्र ने विभागीय कार्य विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उन्होंने प्रत्येक मंत्री के विभाग के संगठन का विचार प्रस्तुत किया है और उनके अनुसार प्रत्येक मंत्री के अधीन एक विभाग होना चाहिए और उस विभाग में 3 सदस्य होंगे। विभाग का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का सदस्य होगा तथा 2 अन्य उसके सहायक होंगे। इसी तरह से मंत्रियों की योग्यता के बारे में भी शुक्र ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।
इससे पूर्व भी जैसे रामायण है, मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें भी उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात की गई है। इसी वैचारिक परंपरा में शुक्र ने भी मंत्रियों के उच्च कुलोत्पन्न होने का समर्थन किया है। इसी विचार को अपनाते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु शूद्र की उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। परंतु शुक्र नीति में ही एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वर्ण की उच्चता का विचार राजनीति में न करके विवाह एवं भोजन के समय करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर शुक्र ने लिखा है कि जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुण, शील और कुलादि में से भृत्यों यानी उच्च अधिकारियों की परीक्षा की जानी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह भृत्य की नित्य परीक्षा करे, यानी उच्च अधिकारी की निरंतर परीक्षा करे और विश्वास के योग्य का विश्वास करे, उसके केवल जाति और कुल को न देखे। तो जाति और कुल की अपेक्षा कर्म, शील और गुण पूज्य होते हैं। तो इस तरह के मत से ये भी स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्र वर्ण की उच्चता की अनिवार्यता के कट्टर समर्थक भी नहीं थे। शुक्र नीति में मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति का उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। तो मंत्री परिषद के सदस्यों को गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, हितोपदेशक, क्लेश सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा, पवित्रता, बुद्धिमता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार की श्रेष्ठ योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति ही मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में कुमार्गगामी राजा को भी सन्मार्ग पर लाने में सक्षम व सफल हो सकते हैं। जिन मंत्रियों से राजा को भय नहीं होता, उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती। इसलिए मंत्री परिषद के सदस्यों के उच्च आचरण की छाप राजा के हृदय में अंकित होना आवश्यक है। तो ये सभी योग्यताएं मंत्री परिषद के सभी सदस्यों में होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों से संबंध मंत्रियों के लिए कुछ विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए, जिनका उल्लेख किया गया है शुक्र नीति में। सुमंत्र से अपेक्षा की गई है कि वह आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की योग्यता से संपन्न होगा। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की गई है। सचिव से सैन्य संचालन का भली भांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। अमात्य देश और लेख के विषय को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। प्रांग विवाह के लिए आवश्यक माना गया है कि उसे लोक व्यवहार एवं शास्त्रों तथा विधि का ज्ञान हो तथा उसकी उनमें आस्था भी हो। प्रतिनिधि से अपेक्षा की गई है कि उसे करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। शुक्र नीति में दूत के लिए हृदयगत भावों और चेष्टाओं को समझने, षड्गुण्य नीति का ज्ञान, विभिन्न विषयों में उचित व्यवहार का ज्ञान, वाक चातुर्यता, निर्भीकता आदि गुण आवश्यक माने गए हैं। राजा के सहायों में पुरोहितों की या पुरोहित की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह राजा और राष्ट्र दोनों का पालक होता है। अतः शुक्र ने पुरोहित की योग्यता और गुणों का उल्लेख बहुत विस्तार पूर्वक किया है। पुरोहित मंत्र अनुसार अनुष्ठान में कुशल हो, 3 वेदों का ज्ञाता, यज्ञ आदि कर्मों में परायण होना चाहिए। उसे जितेंद्रिय होना चाहिए, क्रोध विहीन और लोभ तथा मोह से रहित होना चाहिए। पुरोहित की नीति शास्त्र, व्यूह रचना आदि में भी कुशल होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त पुरोहित में ऐसे नैतिक गुणों के निहित होने की अपेक्षा की गई है जिनसे कि वह राजा को उसके गुणों और अवगुणों का बोध करा सके तथा शासक पर धर्म नीति के अनुसार आचरण के लिए नैतिक प्रभाव डाल सके। तो मंत्रियों की योग्यताएं और उनके कार्यशैली के बारे में उन्होंने बताया। इसी के साथ साथ मंत्री परिषद और मंत्रियों के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख भी शुक्र ने किया है। राजा के इन सहायों यानी मंत्रियों की भूमिका परामर्शदात्री है और मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वे राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श दें। उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वे राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही
प्रकार का परामर्श दे सके। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग तथा प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। मंत्रियों को चाहिए कि जैसे भी हो सके वे राजा को बुद्धि और उद्योग से जागरूक रखें। ये मंत्री राजा के सुहृद यानी मित्र और वे गुरु भी हैं। राग और मान मद से अंधे हुए तथा शत्रु संकट में पड़े हुए राजा के लिए मंत्री का परामर्श और चेष्टा ही सहारा होता है। तो राजा के लिए उचित है कि वह मंत्रीजन के वचनों को ध्यान से सुने और उनको उचित महत्व भी प्रदान करे। तो राजा को मंत्रियों से मंत्रणा करनी ही है, और किंतु उसके अतिरिक्त राजा को युवराज, अपने मित्रों और संबंधियों से भी परामर्श लेना होता है। तो मंत्रियों के कुछ दायित्व बताए हैं शुक्र ने, जैसे प्रतिनिधि को राजा के हितकारी और अहितकारी कार्यों तथा कर्तव्यों व अकर्तव्यों को जानना चाहिए। प्रधान के कार्यों को भी शुक्र ने सामान्यतः समीक्षा की प्रकृति का माना है। प्रधान का दायित्व है कि वह राजकीय कार्यों में उचित और अनुचित के बीच भेद करे। सचिव का दायित्व है कि वे सेना से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे हाथी है, घोड़ा, रथ, पैदल, अस्त्र और शस्त्रधारी तथा संग्राम के लिए आवश्यक सामग्री के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। शुक्र ने मंत्री को समस्त राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना है। प्रांग विभाग के दायित्व प्रमुखतः न्यायिक प्रकृति माने गए हैं और सभा में उसे उपस्थित होकर अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान, दृष्टांत और लोकशास्त्र आदि के आधार पर मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। पंडित का दायित्व है प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को विनियमित करे। सुमंत्र की स्थिति राज्य के वित्त मंत्री के समान है और उसका दायित्व है वह वर्ष की आय व्यय तथा स्थावर और जंगम संपत्ति का विवरण राजा के सामने रखे। शुक्र ने अमात्य को शासन के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना है और उसे खूब सारे दायित्व सौंपे गए हैं, जैसे राज्य में नगरों, ग्रामों व वनों की संख्या की जानकारी रखे, कृषि भूमि की मात्रा, उत्पादन का लेखा जोखा, बिना जोती हुई भूमि की मात्रा का अनुमान लगाए, प्रत्येक वर्ष शुल्क और दंड के रूप में प्राप्त की गई राशि का लेखा जोखा रखे, बिना जोती गई भूमि में वृक्षों व अन्य वनस्पतियों की स्थिति का सर्वेक्षण करे, वनों से होने वाली आय व खनिज संपदा का विवरण एकत्रित करे, लावारिस पड़े धन और संपत्ति के संबंध में भी पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित करे। तो इस तरह के उन्होंने काफ़ी अमात्य के दायित्व भी बताए हैं और सर्व प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित के दायित्वों की विवेचना भी उन्होंने की, जिनका दायित्व उन्होंने बताया कि राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्कता के साथ नियंत्रण रखना। पुरोहित शासक के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करेगा। जब कभी धर्म और अधर्म के बीच निर्णय का कोई प्रश्न उपस्थित हो तब इस संबंध में राजा को उचित परामर्श देना पुरोहित का दायित्व बनता है। इसी प्रकार कार्यप्रणाली की विवेचना करते हुए शुक्र ने ये बताया कि प्रत्येक विभाग से संबंधित विचारणीय प्रश्न उस विभाग के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा के साथ परामर्श करते हुए निर्णय किया जाता है। राजा अपनी ओर से किन्हीं भी विषयों पर मंत्रियों से परामर्श मांग सकता है। राजा, सामंत, भृत्य, राष्ट्रपाल आदि को काम करने की जो आज्ञा दे उसे शुक्र नीति में आज्ञा पत्र का नाम दिया गया है। राजा, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य और अन्य पूज्य व्यक्तियों को कार्य करने की जो प्रेरणा दे उसे प्रज्ञापन पत्र का नाम दिया गया है। तो शुक्र ने विस्तार पूर्वक बताया कि राजा के आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखे जाएं तथा तैयार हों। मंत्री है, प्राग विभाग, पंडित और दूत ये आज्ञा पत्र के लेखों को स्पष्ट भाषा में लिखें और सुंदर लिखें। लेख अच्छी प्रकार लिखा गया हो, यह बात प्रथम अमात्य लिखे और उसके बाद सुमंत्र लिखे कि यह लेख भली प्रकार विचार कर लिया गया है। फिर प्रधान लिखे कि यह सत्य और यथार्थ है। प्रतिनिधि उस पर मुहर लगावे कि यह पत्र सबको मानना चाहिए और युवराज उस पर यह लिख दे कि यह अवश्य माननीय है। यह लेख हमें भी अभिमत है। इस प्रकार की सम्मति पुरोहितों यानी पुरोहित उस लेख पत्र पर दे। ये सभी लोग लेख पत्र पर अपने अपने नाम की मुहर लगावे और इसके पश्चात राजा भी उस पर हस्ताक्षर करे कि हमने भी इसे स्वीकार कर लिया है। तो शुक्र नीति के शब्दों में राजा के हस्ताक्षर तथा मुहर के बाद लेख पत्र ही
राजा है, न कि राजा स्वयं। इस प्रकार शुक्र ने राजा द्वारा आज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया बतलाई है वह व्यापक विचार विमर्श तथा सहमति पर आधारित है और राजा द्वारा मनमाना आचरण करने की कोई आशंका भी नहीं रह जाती। सभी पदों पर जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने दायित्वों को बखूबी निभाते हैं। धन्यवाद।